नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आसान इकोनॉमी सीरीज में, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बता सकूं, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली यूपीएससी में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स होता है अगर वो आपका क्लियर होगा तो आप मार्क्स ला पाओगे। क्योंकि यहाँ पर रटने वाला हिसाब नहीं है कि बस बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कुछ रट के चले गए, कुछ डेटा याद करके चले गए तो आपका मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना होता है, और जितनी आसान भाषा में आप समझोगे उतना आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। पहले अगर आप देखेंगे तो जीडीपी और फाइनेंशियल मार्केट को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना। और इन्फ्लेशन को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है वीडियो का, जिसमें इन्फ्लेशन और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ IAS के साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी की स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे जो भी बैचेस हैं, चाहे 2026 के लिए हो, 27 के लिए हो, 28 के लिए, आप ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी कि एग्जैक्टली आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इन्फ्लेशन है क्या। जब हम इन्फ्लेशन कहते हैं तो बेसिकली इट रेफर्स टू सस्टेन्ड एंड कॉन्टिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारे देश के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब डिपेंड करता है अगर आप पूरे साल भर का इन्फ्लेशन ले रहे हो, महीने का इन्फ्लेशन ले रहे हो, किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस तरीके से राइज होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है कि हमारे देश के अंदर या फिर कहीं पर भी आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत तरह के होते हैं, हजारों तरह के गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगे। हो सकता है कि कुछ गुड्स के अंदर प्राइसेस बढ़ रहा होगा, कुछ गुड्स के अंदर प्राइसेस घट रहा होगा, लेकिन ओवरऑल एवरेज में अगर हम देखें तो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जब प्राइस इंक्रीज होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आप सब जानते होंगे, कि इसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है। मतलब कि 4 साल पहले अगर आपके पास 1000 रुपए था तो हो सकता है कि आप 1000 रुपए में 5 किलो राइस ले पाते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 साल के बाद आप उतने ही रुपए में सेम क्वांटिटी राइस ले पाओगे, क्योंकि राइस के प्राइस बढ़ गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब 1000 रुपए की वैल्यू क्या हुई, वो एक तरह से कम हो गई। तो जनरली यही होता है कि इन्फ्लेशन जब होता है तो जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि आप अपना पैसा कैश के फॉर्म में अपने पास रखेंगे, इसकी मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। आपको अपने पैसे को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, या फिर बैंक अकाउंट में डाल दिए, उससे कुछ इंटरेस्ट आ गया। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको आपको बीट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। देखिएगा, इन्फ्लेशन डज नॉट मीन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स राइज इक्वली। जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहां पर हमारे देश के अंदर वैसे तो बहुत सारे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं। अब इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि हर एक गुड्स का प्राइस जो है वो एक ही साथ, एक ही आपका नंबर में इंक्रीज होता रहेगा। कुछ गुड्स यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होंगे, कुछ गुड्स के प्राइस कम इंक्रीज होंगे, कुछ हो सकता है कि मॉडरेटली इंक्रीज हो। लेकिन इफेक्ट इसका ये होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो इनपुट कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ जाते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो अगर टायर बनाना है तो टायर के अंदर जो रबड़ लग रहा है तो रबड़ का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, रबड़ का कॉस्ट बढ़ गया तो मतलब टायर का भी कॉस्ट बढ़ गया, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बढ़ता है। मान लो 20 साल पहले अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ती थी तो उसमें जो पैसा लगता था, आज के डेट में आपको उसका 2-3 गुना ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हिंड्रेंस आती है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम जनरल तरीके से बात करें कि इन्फ्लेशन का कॉज क्या है, इन्फ्लेशन का जनरल कॉज ये होता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट आप लीजिए, उसमें सप्लाई और डिमांड का ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर गुड्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा है तब यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं होगा, इनफैक्ट प्राइसेस गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये एक जनरल कॉज होता है इन्फ्लेशन का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि
अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्या इन्फ्लेशन के डेफिनेशंस वगैरह दिए गए, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, वो आप देख सकते हो। लेकिन देखिए, जब भी इन्फ्लेशन की बात करते हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अक्सर आपने फिलिप्स कर्व के बारे में सुना होगा। फिलिप्स कर्व ये क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 1958 में एक इकोनॉमिस्ट थे A.W. फिलिप्स। उन्होंने यहां पर एक डेटा को स्टडी किया। बेसिकली उन्होंने 1861 से लेकर 1957 के बीच में, आप समझ रहे हो, लगभग 100 साल का डेटा, 1861 से लेकर 1957 के बीच में जो डेटा था, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर उन्होंने नोटिस की। उन्होंने ये नोटिस किया कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस जो है, मतलब जो इन्फ्लेशन है, वो यहां पर कम हो रहा है। उन्होंने इस तरह का ग्राफ भी एक तरह से ड्रॉ किया और यहां पर दिखाया कि किस तरह से होता है। बेसिकली इस तरह का जो कर्व होता है उसको हम इनवर्स रिलेशन कर्व कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशन अगर ऊपर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका कम होगा, और इन्फ्लेशन नीचे होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन 5% है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 4% है। लेकिन अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन कम कर लेते हैं, इन्फ्लेशन 2% ही है, तो उस केस में यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना हो गया, बढ़ गया, 7% हो गया। मतलब आप इन दोनों में से किसी एक ही चीज को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे हो कि ये इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन पर अगर आप काबू कर पा रहे हो, अगर सपोज इन्फ्लेशन को आपने ढीला छोड़ दिया, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पा रहे हो तो इन्फ्लेशन आपका ऊपर चला जाएगा, और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो, लो कर रहे हो, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हाई चला जाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब वैसे अगर आप देखोगे तो हमें दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत है ना, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा ना हो जाए। लेकिन फिलिप्स का यह कहना था कि आप दोनों चीजों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे, कम करोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, आगे चला जाएगा, और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करोगे तो इन्फ्लेशन ऊपर चला जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने डेटा में पाया। इसी को कहते हैं फिलिप्स कर्व। ये जो कर्व आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशन बता रहा है, एक तरफ इन्फ्लेशन है और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इसको काउंटर किया गया एक और इकोनॉमिस्ट के द्वारा जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन, और उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि देखिए, ये जो फिलिप्स का कहना था वो बेसिकली शॉर्ट रन में चलो ठीक है, वैलिड होता है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना चाहोगे तो इन्फ्लेशन ऊपर ही जाएगा। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि देखो, शॉर्ट टर्म में फिलिप्स की बात चलो सही हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन डज नॉट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली फिलिप्स क्या कह रहे थे, फिलिप्स ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन को अगर आप बढ़ने दो, इन्फ्लेशन को ऊपर जाने दो, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सकता है। लेकिन यहां पर मिल्टन फ्रीडमैन का यह कहना था कि अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा की कि चलो इन्फ्लेशन बढ़ने दो, कोई बात नहीं है, कम से कम नौकरियां तो रहेंगी बाजार में, यहां पर सामान बिकेगा, नौकरियां रहेंगी, कहने का मतलब। तो इसको लेकर मिल्टन फ्रीडमैन का कहना था कि नहीं, इस सिचुएशन में लॉन्ग रन में स्टैगफ्लेशन हो सकता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब यह होगा, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट काबू में आएगा और ना तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा, इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है आपका हाई रहेगा। तो इसी को काउंटर किया गया था। इसको हम कहते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा एक तरह से आर्गुमेंट दिया गया कि फिलिप्स कर्व क्यों गलत है, लॉन्ग रन में हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, यहां पर दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बस समझना है, किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर कॉजेस क्या है, इन्फ्लेशन होता क्या है, वो अलग अलग प्रकार से मैं आपको बताता हूं। एक तो आपने सुना होगा डिमांड बेस्ड कॉजेस, कॉस्ट बेस्ड कॉजेस, सप्लाई बेस्ड, ग्लोबल कॉजेस, अदर रीजंस। सबसे पहले अगर हम डिमांड बेस्ड कॉजेस की बात करें तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। मतलब जब डिमांड इंक्रीज होती है फास्टर देन सप्लाई, तो उस कारण की वजह से प्राइस इंक्रीज होता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। अब मान लो समाज में, कंट्री में डिमांड क्यों इंक्रीज होगा, या तो अचानक से मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। अब जाहिर सी बात है, 50 साल पहले भारत की पॉपुलेशन क्या थी, अभी क्या है, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है ना। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो यहां पर जाहिर सी बात है डिमांड भी उसी प्रकार से इंक्रीज होगी। और मान लो अगर सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ करती, मान लो अगर
गेहूं चावल ये सब की सप्लाई 1950 जैसा ही होता अभी भी, तो क्या आपको लगता है कि आज प्राइसेस उतने ही होते? आज तो प्राइस और भयंकर भाग गए होते, राइट? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन उतनी थी, सप्लाई उसके हिसाब से थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको सप्लाई भी उतनी इंक्रीज करनी होती है। लेकिन अगर सप्लाई उतनी इंक्रीज ना हो और डिमांड ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, तो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं डिमांड बेस्ड कॉजेज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन होता है। तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से अब कोई व्यक्ति रूरल एरियाज में रह रहा है, उसकी शायद उतनी डिमांड नहीं होगी, लेकिन जब वो अर्बन एरियाज में आएगा तो उसको प्रोसेस्ड फूड चाहिए, मॉडर्न सर्विसेज चाहिए, तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ब्लैक मनी की वजह से भी होता है। ब्लैक मनी में जब मार्केट में एंटर कर जाता है, रियल इस्टेट में, गोल्ड में कई बार, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होता है, तो प्राइसेस भी इंक्रीज होता है। कई बार गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। जैसे कोविड के समय, अगर आपको याद होगा, कोविड के समय जब यहाँ पर लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, जीडीपी नीचे जा रही थी, तो उस समय सरकार ने कहा कि हम डिमांड करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, सीमेंट, बाकी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्या है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो यहाँ पर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। और सारी सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा डिमांड ना करें, क्योंकि उसकी वजह से सरकार को बोरो करना पड़ेगा। तो इस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट भी सरकार लेकर आई थी, ताकि सरकारें कंट्रोल तरीके से डिमांड करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार एकदम, क्योंकि ये तो सरकार चाहेगी ना, हर एक सरकार चाहेगी कि हम लोगों को फ्री में अनाज प्रोवाइड करें, ये करें, ताकि उनको अगली बार जनता चुन कर भेजे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बस आप अंधाधुंध तरीके से ये करते रहो। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ये सब कारण की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें, तो यहां पर कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, सरकार आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस सरकार कम नहीं कर रही है, कंट्रोल तरीके से उसको इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस बढ़ाते जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सरकार ने जानबूझकर प्राइसेस बढ़ा दी, तो सप्लाई की तरफ से कॉस्ट बढ़ा दिया ना, टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से होता है। फिर इसके अलावा फूड पॉलिसी, सरकार एमएसपी वगैरह लेकर आती है कि मिनिमम प्राइस सेट कर देगी, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। सीजनल भी होता है कई बार, क्रॉप फेलियर वगैरह की वजह से अचानक से मान लो मानसून खराब चला गया, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया एग्रीकल्चर गुड्स का, तो कई बार उसकी वजह से भी हो जाता है कि सप्लाई कम हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, अगर हम सप्लाई बेस्ड कॉजेस की बात करें तो कुछ वैसा ही है, सिमिलर। इसमें क्या है कि वेदर रिलेटेड शॉक्स वगैरह हो गए, नेचुरल डिजास्टर जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो वो वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, कि सप्लाई अगर कम हो गया तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, अगर मान लो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, मान लो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल वगैरह नहीं आ पा रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेजेस होती हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कोविड के समय क्या हुआ था, जो आपका सामान चाइना से आना था, चाइना शटडाउन हो गया था, चाइना से ट्रेड नहीं हो पा रहा था, तो जो सामान वगैरह आना था वो नहीं आ पा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि आपको शॉर्टेजेस हो गई और यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से होर्डिंग भी एक बड़ा कारण होता है। कई बार जानबूझकर जो ट्रेडर्स हैं वो गेहूं अनाज वगैरह कई बार अपने पास होल्ड करके रखते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ताकि जब प्राइस बढ़ेगा तब हम सप्लाई करेंगे, तो जानबूझकर होर्डिंग की वजह से भी प्राइस इंक्रीज होते हैं। कई बार इंपोर्ट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जानबूझकर टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं। टैरिफ लगाएंगे मतलब रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो कि भारत से गुड्स अमेरिका के अंदर ना आए, तो उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में क्या होगा, वहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, और इसीलिए इसको लेकर चिंता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ग्लोबल कॉजेस की, तो इसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक देश में इन्फ्लेशन है तो उसका असर दूसरे देश में होगा। अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है भारत में भी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, ये सब जो होता है, इंटरनेशनल क्राइसिस आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कोविड हो गया, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हो गए, तो इन सब मतलब भारत में प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम है तो उसका असर भारत में भी होता है, उसको हम ग्लोबल कॉजेस कहते हैं। अब बाकी भी कारण होते हैं, जैसे मान लो अगर जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं वो स्ट्राइक पर चले गए तो प्रोडक्शन रुक जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। कार्टेलाइजेशन, जैसे ओपेक जो देश हैं एक साथ आ गए कि हम यहाँ पर एक साथ मिलकर प्राइसेस बढ़ाएंगे। फिर इसके साथ साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी होती है, मतलब आप जो है इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपके देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप प्राइसेस बढ़
बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स होते हैं, मतलब सड़कें नहीं हैं, पानी बिजली नहीं है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, सामान एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब कारण की वजह से भी होता है। तो आई होप कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दो सबसे बड़े कारण है, एक है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और यही दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टैगफ्लेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी हाई है और रिसेशन भी जा रहा है साथ में। समझ में आ रहा है? मतलब कोविड में ये देखने को मिला था एक्चुअली कि कोविड के समय कुछ ऐसे गुड्स के प्राइसेस थे जो आपके इंक्रीज हो गए थे और साथ ही साथ जीडीपी भी नहीं बढ़ रही थी, इनफैक्ट वो नेगेटिव में चली गई थी, रिसेशन आ गया था। तो वो जो सिचुएशन होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इन्फ्लेशन भी हाई है। नॉर्मली मैंने फ्लिप्स कर्व में आपको क्या बताया था कि एक ही चीज हाई होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो इन्फ्लेशन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन हाई होगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन का केस वही होता है जो मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो गया और इन्फ्लेशन भी हाई हो गया, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इकोनॉमी स्टैग्नेट्स ड्यू टू स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो टाइट पॉलिसी की वजह से, और रिसेशन जो है इट नीड्स एक्सपेंशन, तो इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं कि अभी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, तो नॉर्मली सरकार क्या करेगी, ज़्यादा परचेज करेगी, ज़्यादा डिमांड करेगी, ज़्यादा खर्च करेगी। लेकिन जब ज़्यादा डिमांड करेगी सरकार तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। ये एक फंस जाता है, एक फंसने वाला मामला है यहाँ पर कि स्टैगफ्लेशन और यहाँ पर दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। खैर, डिफ्लेशन क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है। डिफ्लेशन का सिंपल अर्थ ये हुआ कि प्राइस कम हो गए। इन्फ्लेशन में मान लो अगर गुड्स का दाम है, एक बिस्किट का पैकेट है, वो पहले 10 रुपए का था, ये 15 रुपए हो गया। लेकिन अगर यही 10 रुपए बिस्किट का पैकेट 8 रुपए हो गया तो हम इसको डिफ्लेशन कहेंगे। मतलब एक्चुअल में इसमें नॉर्मली क्या होगा कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और डिमांड उतना ही रहा। तो जब सप्लाई हो जाती है मार्केट में, अक्सर फ्रूट्स वगैरह के केस में देखने को मिलता है कि जैसे मैंगो का सीजन स्टार्टिंग में आया तो उस समय सप्लाई कम है और डिमांड लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो मैंगो के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही सीजन प्रॉपर सीजन आता है, खूब सारा मैंगो बाजार में है, तो ऑटोमेटिकली मैंगो के दाम गिर जाते हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये डिफ्लेशन होता है आपका। नेक्स्ट अगर हम रीफ्लेशन की बात करें तो बेसिकली रीफ्लेशन का मतलब हुआ एक स्टेट ऑफ कंट्रोलिंग डिफ्लेशन। देखो क्या है ना कि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन तो और खतरनाक होता है। डिफ्लेशन में क्या है कि मान लो अब आपकी नौकरी है, पहले किसी की नौकरी थी जिसमें 50,000 रुपये उसकी सैलरी थी। अब डिफ्लेशन में के केस में क्या हुआ कि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, जो कंपनीज हैं उनको लॉस हो रहा है, तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी घटा देते हैं। 50,000 से मान लो 40,000 कर दिया, तो आप काम नहीं करना चाहोगे, आप कहोगे मैं नहीं काम करना चाहता, मैं शिफ्ट करूँगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर और नौकरियाँ जाती हैं और नौकरियाँ जाएंगी, मतलब इसकी वजह से और ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा क्योंकि इनकम नहीं है, आप डिमांड नहीं करोगे तो और इकोनॉमी के अंदर जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा। तो डिफ्लेशन तो और ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको नहीं करना चाहिए। तो डिफ्लेशन को जब आप ठीक करने की कोशिश करते हो तो उसको हम रीफ्लेशन कहते हैं, कि वापस से इकोनॉमी को डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की तरफ ले जाओ, कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहे तो चलो ठीक है। अच्छा, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस कम हो जाना, गिर जाना। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब यह नहीं है कि प्राइस गिर गया, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन धीमे गति से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि पहले बिस्किट का पैकेट था वो 10 रुपए से डायरेक्टली 18 रुपए पहुंच गया, तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 18 रुपए से अगर मैं कहता हूं कि यह आपका 17 रुपए हो गया, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, सपोज मैं कहता हूं कि बिस्किट का पैकेट है वो 10 रुपए था, ये बढ़कर डबल हो गया, 20 रुपए हो गया, ठीक है। फिर ये बढ़कर 20 रुपए से 40 रुपए हो गया, मतलब डबल डबल होता जा रहा है, राइट। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। तो अगली बार अगर मैं कहता हूं कि ये 40 रुपए का जो पैकेट है, ये बिस्किट का पैकेट है, ये आपका बढ़कर हो गया 60 रुपए, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ये एकदम 100% इन्फ्लेशन बढ़ा, 10 से डायरेक्टली 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, यहां पर भी 100% इन्फ्लेशन। लेकिन 40 से 60 हुआ, मतलब कितना इन्फ्लेशन है, ये 50% है। फिर अगर मैं कहता हूं कि मान लो ये 60 से हो गया 66 रुपीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन यहां पर कितना परसेंट है, 10%। मतलब पहले इन्फ्लेशन 100% था, 100% से अब इन्फ्लेशन 50% है, अब इन्फ्लेशन 10% है। मतलब इन्फ्लेशन का जो दर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन तो है ही है,
प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन पहले जितने गति से बढ़ रहे थे उतने गति से नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का स्पाइरल होता है, वेज प्राइस स्पाइरल होता है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर लोगों की वेजेस बढ़ती है, लोगों की वेजेस की वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, कॉस्ट इंक्रीज होगा, कॉस्ट जब इंक्रीज होगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। फिर वापस से इन्फ्लेशन से हायर वेजेस, हायर से हायर कॉस्ट और फिर इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि लोगों का जब नौकरियों में वेजेस बढ़ रही है तेजी से, तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो अगेन यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है, फिर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वेज प्राइस स्पाइरल कहा जाता है इसको। मतलब ये जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इसीलिए बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, देखो अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली जेएम मतलब जॉन मैन्यार्ड जो केन्स थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने यहां पर कहा था कि व्हेन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स टू बूस्ट ग्रोथ। देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी लेकर आ रही है, लोगों को ज़्यादा हाथ में पैसे दे रही है। फॉर एग्जांपल सरकार ने टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम किया मतलब सरकार को ये लगा कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे बचेगा। मान लो पहले 50,000 रुपये आपकी सैलरी थी, इस पर आप 5,000 रुपये टैक्स दे देते थे, आपके हाथ में 45,000 रुपये होता था। अब सरकार आपसे सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स ले रही है, मतलब आपके हाथ में 48,000 रुपीज़ कैश बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार ये सोच रही है कि आप ज़्यादा खर्च करोगे, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है, आपको ये लग रहा है कि आगे फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो सकता है, रिसेशन आ सकता है, तो आप ज़्यादा सेव कर रहे हो। सेव करने की वजह से आपको ये जो पैसा बच रहा था, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जो बच रहा था, आप उसको खर्च ना करके सेव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो सोच रही थी कि आपको रिलीफ देगी, आप ज़्यादा खर्चा करोगे, डिमांड करोगे इकोनॉमी में ताकि प्रोडक्शन होगा और जीडीपी बढ़ेगी, उल्टा ये हुआ कि सरकार ने आपको रिलीफ तो दे दिया लेकिन पैसा आपने अपने पास ही रखा, आपने उसको खर्च नहीं किया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मतलब सरकार जितना भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना ले, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है, उस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। फिर इसके अलावा होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो जैसे हमारे देश में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अब नॉर्मली इन्फ्लेशन 2-3% ही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, मान लो फूड इन्फ्लेशन 20% हो गया है, तो ये कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से आपके प्राइसेस लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्क्यूफ्लेशन है। कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से, फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, नहीं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम ही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ प्रोडक्ट्स में जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है उसको हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। 2010 में ये हुआ था कि यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन 20% था, ओवरऑल इन्फ्लेशन 10% था, लेकिन ये ओवरऑल इन्फ्लेशन 10% कैसे आया, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि जुलाई के महीने में, इस बार जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन आपका 2% ही आया, जस्ट इमेजिन करो, लेकिन ये 2% इसलिए आया क्योंकि पिछले साल के जुलाई में इन्फ्लेशन 8% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि इस बार थोड़ा भी इन्फ्लेशन जो है आपको सिर्फ 2% ही लग रहा है। और ये रिसेंटली एग्जाम्पल आया था, अगर आप देखोगे 2025 के जुलाई में इन्फ्लेशन 8 ईयर लो पर चला गया। इसका कारण क्या था? 8 ईयर लो पर मतलब 1.5% चला गया। इसका कारण ये था कि पिछले साल 2024 के जुलाई में इन्फ्लेशन ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपको 1.5% ही इस बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बेस इफेक्ट करते हैं, मतलब पिछले साल जो बेस था आपका वो ऑलरेडी इतना हाई था कि इस बार आपको उतना इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रहा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का सिंपल अर्थ ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट 3% से नीचे है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, और ये ज़्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर 2% 3% काफ़ी है, बहुत है उनके लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वॉकिंग इन्फ्लेशन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, भारत जैसे देश के अंदर 3% से 10% के बीच में, इसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। रनिंग इन्फ्लेशन तब कहते हैं जब इन्फ्लेशन रेट 10% से 20% चला जाए, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो खतरनाक कब होगा? जब ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन में आ जाएगा, मतलब 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन, 40%, 50%, 60%। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब ये तो अनकंट्रोल्ड है, वो तो फिर आप
सोचो ही मत। मतलब आज ब्रेड का पैकेट का दाम 50 रुपए था और पता चला आपको कल जो है वो 200 रुपए हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन हो गया ये आपका 500 रुपए, फिर उसके अगले दिन 1000 रुपए। आप समझ रहे हो, इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और दुनिया के कुछ देशों में, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इस तरह के इन्फ्लेशन देखने को मिले हैं जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी मनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मतलब 1000 रुपए, उसकी 1000 रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी अगर ब्रेड का पैकेट ही 5000 रुपए का मिल रहा हो। आप समझो ना। तो इसीलिए इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब इकोनॉमी एकदम पूरे बुरी हालत में है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, ये बेसिकली टर्म है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब टोटल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जब आपके पास होगा तभी आप कोर इन्फ्लेशन निकाल पाओगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 6% है, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। इकोनॉमी में 5% है, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, जिसमें सारे गुड्स कवर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं कवर्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोर इन्फ्लेशन निकालना है तो आपको क्या करना है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड वाला जो इन्फ्लेशन है और जो फ्यूअल वाला इन्फ्लेशन है, फूड और फ्यूअल, ये दोनों अगर आप माइनस कर देते हो ओवरऑल इन्फ्लेशन में से, तो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल आता है। अच्छा, ये क्यों अक्सर निकाला जाता है? निकाला इसलिए जाता है क्योंकि फूड और फ्यूअल ऐसे इन्फ्लेशन होते हैं जो कभी बहुत ऊपर चले गए, बहुत नीचे, बहुत ऊपर, तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि क्या है स्थिति। हेडलाइन इन्फ्लेशन, मान लो अचानक से फूड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आपको लगेगा यार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हेडलाइन इन्फ्लेशन देख के। लेकिन आपको क्या करना है? फूड और फ्यूल वाला माइनस कर देना है ताकि कोर इन्फ्लेशन आपको पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में क्या है स्थिति, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाओ, ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन तो मैंने आपको बता दिया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बता ही दिया, इंपोर्टेड आइटम्स की वजह से। हिडन इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिक्लाइन इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट द सेम प्राइस। जैसे कि मुझे याद है पार्ले जी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बचपन में मैं पार्ले जी खाता था, उस समय भी 3-4 रुपए के पैकेट होते थे, राइट, और उस समय अच्छे खासे बिस्किट का साइज वगैरह होता था। लेकिन अभी आजकल मैं देखता हूँ पार्ले जी आप खोलो, बिस्किट का साइज एकदम छोटू सा हो गया है, राइट। तो उसका कारण क्या है कि वो दाम उन्होंने अभी भी 5-5 रुपए के आसपास रखा है। मतलब कहाँ मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूँ और कहाँ अभी जो है, तो ऐसा लगेगा कि यार प्राइस तो कुछ खास बढ़ा ही नहीं है पार्ले जी में, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा। उन्होंने बिस्किट के साइज छोटे कर दिए हैं, क्वालिटी हो सकता है शायद कम कर दी हो, या जो भी हो, क्वालिटी शायद ना भी हुई हो। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर हिडन इन्फ्लेशन तब होता है जब जो प्रोड्यूसर है वो जानबूझकर क्वालिटी को रिड्यूस करता है, उसके साइज को छोटा कर देता है ताकि प्राइस ना कम करना पड़े। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? इन्फ्लेशन तो हुआ ही है ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है। देखो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलता है वो आपको मोटिवेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी अगले साल जो है आपका वेज इंक्रीज हो, ठीक है, सैलरी इंक्रीज हो। पहले 50,000 थी तो आप चाहोगे ना कम से कम 55,000 तो हो, 10% तो इंक्रीज हो, या 60,000 हो जाए। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके भी गुड्स के दाम बढ़ेंगे, तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो आपको और ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो इसकी वजह से स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। जो डेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो बोरोवर है उनको बेनिफिट होता है। इन्फ्लेशन के केस में बोरोवर को बेनिफिट होता है और जो लेंडर है जिसने उधार दिया है उसको थोड़ा सा नुकसान होता है। और फिर इसके साथ साथ जो बिजनेसेस के प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव ये हो गया। नेगेटिव की हम बात करें तो परचेजिंग पावर, मनी की वैल्यू क्या होती है वो कम हो जाती है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप लॉस में रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर आप लेंडर हो, आपने अपना पैसा 3% या 4% के इंटरेस्ट रेट पर जमा कर दिया बैंक में और इन्फ्लेशन 10% है, तो आपको तो लॉस ही होगा ना। फिर इसके अलावा इनइक्वालिटी वर्स होती है। रिच जो है अपना पैसा हेज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो पुअर है वो सब नहीं करता। तो नेगेटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का भी। खैर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? वैसे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन जल्दी से एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई देखती है, तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट का सिंपल अर्थ ये होता है कि बैंक अब सस्ते दाम पर लोन ले सकता है, सब सस्ते ब्याज दर पर आरबीआई से पैसे ले सकता है। अब बैंक को सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिलेगा आरबीआई से, तभी तो बैंक आपको सस्ते दर पर होम लोन, कार लोन दे पाएगी और आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। इसका मतलब क्या है? आप ज़्यादा लोन लोगे, ज़्यादा लोन लोगे मतलब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी ना, मतलब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, आपको कम करना है। तो यहाँ पर रेपो रेट क्या करेगी आरबीआई, बढ़ा देगी, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों के ऊपर वो बढ़ाया जा सके। फिर आपके लोन पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोन नहीं लोगे, डिमांड कम करोगे। तो ये सब आपका होता है। वैसे ही CRR हो गया, SLR हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसमें क्या है, बॉन्ड्स वगैरह जो आरबीआई है वो क्या करती है, बेच देती है, ताकि बॉन्ड्स बेच दे और लोगों से पैसा अपने पास ले ले, लोगों के पास कम पैसा हो, ताकि लोग डिमांड कम करें, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। फिर इसके अलावा सरकार के पास भी कई ऐसे नीति होती है। सरकार यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट, सरकार जो खर्च कर रही है वो खर्च अपना कम कर दे, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सरकार जो सब्सिडीज दे रही है उसको थोड़ा सा कम कर दे, रैशनलाइज कर दे। इसके अलावा अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, सरकार इतना सारा आलतू फालतू खर्चा कर रही है, वो कम कर दे। इसके साथ साथ टैक्सेशन में चेंजेस कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेशन में चेंजेस, मतलब कि हो सकता है सरकार टैक्स बढ़ा दे, टैक्स बढ़ाएगी, लोगों के पास कम पैसे होगा, कम पैसे होगा मतलब लोग कम खर्च करेंगे, डिमांड कम करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। फिर इसके अलावा सप्लाई साइड मेजर होता है, मतलब रादर दैन टैक्स को बढ़ाया जाए, अब लोग तो प्रॉब्लम में आएंगे ना, तो इससे अच्छा क्या करो, सप्लाई को बढ़ा दो ना। जब सप्लाई बढ़ सकती है तो क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको बढ़ने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर फूड और एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको बूस्ट करो, सप्लाई बॉटलनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इंप्रूव करो, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दो, ताकि आप सस्ते दाम पर बाहर से सामान मंगा सकें और भारत के अंदर सप्लाई कर सकें। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ बढ़ाओ। तो ये सब भी कारण होते हैं जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकते हो। इनकम पॉलिसी कुछ मेजर भी होता है, जैसे वेज और प्राइस कंट्रोल। सरकार क्या करती है कि वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस वगैरह हो गया, कितना करना है कितना नहीं, तो उन सब पे कंट्रोल करती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगा इन्फ्लेशन का, जिसमें हम और डिटेल में होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी मेरी जो इकोनॉमी की सीरीज़ है, आसान इकोनॉमी सीरीज़, वो चलती रहेगी आपको, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहेंगे हम यहाँ पर। तो ये वीडियो था, और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टडी IQ के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी साल के लिए हो, 2027, 28, 29, आप एक काम कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी, हेल्प करेगी, और यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। डायरेक्ट लिंक इसका कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसको ले सकते हैं। लेना आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232293। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।